तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेक्शन 105A से, जो कि डेफिनेशंस बताता है। इन दिस चैप्टर अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर। तो सेक्शन 105 में और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशंस हैं जो कि चैप्टर 7A में यूज आएंगी। तो सबसे पहला कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट की डेफिनेशन दे रखी है, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया अभी। जब भी किसी दो कंट्रीज़ के बीच में आपस में ऐसी कोई ट्रीटीज़ होती हैं जिनके अकॉर्डिंगली हम एक दूसरे को अपने जो ऑफेंडर्स हैं उनको हैंड ओवर कर सकें, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। आप पढ़ सकते हैं सेक्शन 105A क्लॉज ए में क्या लिखा है। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट मीन्स एनी कंट्री और प्लेस आउटसाइड इंडिया, पहली बात आउटसाइड इंडिया, in respect of which arrangements have been made by the central government with the government of such country through a treaty or otherwise। तो क्या वर्ड याद रखना आपको, ट्रीटी, कि जब हमारे कंट्री में और उनके कंट्री में, जिस कंट्री में हमारा कोई पर्सन जाके छुपा है या जिस कंट्री की प्रॉपर्टी को हमें फोरफिट करना है, उस कंट्री में अगर कोई ट्रीटी साइन हुई है तो इस और फिर उन ट्रीटीज़ के अकॉर्डिंगली कुछ अरेंजमेंट्स सेट किए गए हैं। अरेंजमेंट का मतलब कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं, तो उनको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट। फिर दे रखा है आपको आइडेंटिफाइंग। तो आइडेंटिफाइंग का मीनिंग क्या दिया है, आइडेंटिफाइंग इंक्लूड्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्रूफ दैट द प्रॉपर्टी वाज डिराइव्ड फ्रॉम और यूज्ड इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। आइडेंटिफाई का वैसे तो मतलब होता है किसी को जानना, पहचानना, आइडेंटिफाई करना, पहचानना। और यहाँ पे किस चीज़ की पहचान की जा रही है, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी जो ऑफेंस में यूज हुई है उस प्रॉपर्टी की पहचान की जा रही है। तो आइडेंटिफाइंग इंक्लूड्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रूफ दैट द प्रॉपर्टी वाज डिराइव्ड फ्रॉम और यूज्ड इन द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, कि ये प्रॉपर्टी या तो किसी ऑफेंस में यूज हुई है या फिर ये प्रॉपर्टी किसी ऑफेंस के थ्रू पाई गई है, उसी से अर्जित की गई है, डिराइव्ड फ्रॉम और यूज्ड इन। तो ये आता है आइडेंटिफाइंग का। फिर दे रखा है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मीन्स एनी प्रॉपर्टी डिराइव्ड और obtained directly or indirectly by any person as a result of criminal activity or the value of any such property। Again, कोई प्रोसीड का मतलब क्या होता है, पहले प्रोसीड को समझो। प्रोसीड का मतलब होता है पाना, हमें कुछ मिलना, ठीक है। अब प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का मतलब किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के थ्रू आपको कुछ मिला है, वो क्रिमिनल एक्टिविटी के थ्रू आपको कुछ पैसा मिल सकता है, आपको कोई अनमूवेबल प्रॉपर्टी मिल सकती है, आपको कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी भी मिल सकती है। ये होता है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, यानी क्रिमिनल एक्टिविटी के थ्रू हमें कुछ मिला, उसको बोलते हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। फिर देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या दिया, ये अच्छा है प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉपर्टी एंड एसेट्स ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। अब एवरी डिस्क्रिप्शन मतलब एवरी डिस्क्रिप्शन मीन्स कॉर्पोरल और इनकॉर्पोरल, मूवेबल और इमूवेबल, टेंजेबल और इंटेंजेबल, एंड डीड्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स एविडेंसिंग द टाइटल, सब कुछ प्रॉपर्टी में इंक्लूड हो रहा है। और इंटरेस्ट इन सच प्रॉपर्टी और एसेट्स डिराइव्ड or used in the commission of an offense and includes property obtained through the proceeds of crime। तो जो क्लॉज सी में बताया था ना प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, वो भी प्रॉपर्टी में इंक्लूड कर लेंगे। और प्रॉपर्टी कौन सी वाली लेंगे अपन, प्रॉपर्टी हर तरह की डिस्क्रिप्शन की, कैसा भी डिस्क्रिप्शन की प्रॉपर्टी हो, चाहे वो कॉर्पोरल प्रॉपर्टी है या इनकॉर्पोरल प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल है या इमूवेबल है, चाहे वो टेंजेबल है या इंटेंजेबल। टेंजेबल इंटेंजेबल का मीनिंग जानते हैं आप, जिसको छू सकते हैं वो टेंजेबल होता है और जिसको छू नहीं सकते वो इंटेंजेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने वर्ड सुने होंगे कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, गुडविल, ये इंटेंजेबल प्रॉपर्टीज होती हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये इंटेंजेबल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हर तरह की प्रॉपर्टीज में इंक्लूड कर ली, ठीक है। फिर आता है ट्रेसिंग। ट्रेसिंग का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को ढूंढना, उस चीज़ को पता लगा लेना उसके बारे में, ठीक है। देखें यहाँ पे क्या आता है, ट्रेसिंग मीन्स डिटर्मिनिंग द नेचर, सोर्स, डिस्पोजिशन, मूवमेंट, टाइटल और ओनरशिप ऑफ एनी प्रॉपर्टी, यानी किसी प्रॉपर्टी के बारे में कंप्लीटली जान लेना, ये होता है ट्रेसिंग। क्या मीनिंग बताया, ट्रेसिंग का मीनिंग बताया है
किसी प्रॉपर्टी का नेचर पता करना, क्या वो प्रॉपर्टी मूवेबल है या इमूवेबल, उस प्रॉपर्टी का सोर्स पता करना, क्या ये प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल मिली है या ट्रांसफ़र से मिली है, या फिर ये प्रॉपर्टी क्रिमिनल एक्टिविटी के थ्रू मिली है, उसका डिस्पोजिशन कि ये प्रॉपर्टी कैसे सेल की जाएगी या कैसे ख़त्म की जाएगी, उसका मूवमेंट, उसका टाइटल यानी कि ओनरशिप, टाइटल और ओनरशिप एक ही बात होती है। तो किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता कर लेना, उसको बोलते हैं ट्रेसिंग। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि डिफाइन किए गए हैं सेक्शन 105A में। जैसे कि मैंने बताया आपको, चैप्टर 7A जो है रेसिप्रोकल अरेंजमेंट से डील करता है, और इसे हमने ईयर 1993 में अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया था। बढ़ते हैं आगे सेक्शन 105B पर। अगर आप में से किसी को भी किसी भी स्टेज पे कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट लगे तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैट बॉक्स मैंने ओपन रख रखा है, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 105B बताता है असिस्टेंस यानी कि सहायता, मदद इन सिक्योरिंग ट्रांसफर ऑफ पर्सन्स। इस पूरे चैप्टर में मैंने जैसे कि बताया कि दो कंट्रीज के बीच में जो जो रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स हैं उन्हीं से रिलेटेड हम बात करेंगे। तो किसी सेक्शन में हम पर्सन्स का एक्सचेंज करेंगे, किसी सेक्शन में हम गुड्स का एक्सचेंज करेंगे, किसी सेक्शन में हम प्रॉपर्टी के मूवेबल का, इमूवेबल का, डॉक्यूमेंट्स का, ऐसे अलग अलग, ठीक है। तो सेक्शन 105B क्या बता रहा है? असिस्टेंस इन सिक्योरिंग ट्रांसफर ऑफ पर्सन, किसी ट्रांसफर ऑफ पर्सन को सिक्योर करना के लिए असिस्टेंस सिक्योर करना। वेयर अ कोर्ट, सब सेक्शन नंबर 1 में रीड कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखें। वेयर अ कोर्ट इन इंडिया in relation to a criminal matter desires that a warrant for arrest of any person to attend or produce a document or other things issued by it shall be executed in any place in a contracting state। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है अब तक आप लोगों को कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट वर्ड का मीनिंग समझ में आ चुका होगा। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट का मीनिंग है कोई भी ऐसा कंट्री जिसके साथ में हमारी ट्रीटीज साइन है इन कंसर्न ऑफ ऑफेंडर्स एंड ऑल, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक क्या लिखा है जो मैंने अंडरलाइन किया, इसने लिखा है कि इंडिया की कोई कोर्ट किसी क्रिमिनल मैटर में अगर चाहती है किसी पर्सन के अरेस्ट के लिए वारंट इशू करना या फिर किसी डॉक्यूमेंट के प्रोडक्शन के लिए वारंट इशू करना, और वो ऐसा पर्सन या ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि इंडिया में नहीं है बल्कि किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में है। समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखिए क्या लिखता है। इट शैल सेंड सच वारंट इन डुप्लीकेट इन सच फॉर्म टू सच कोर्ट, judge or magistrate through such authority as the central government may by notification specify in this behalf, and that court, judge, magistrate as the case may be shall cause the same to be executed। तो सेकंड पार्ट में क्या लिखा है? पहले पार्ट में तो लिखा कि अगर हमारी इंडिया की कोई कोर्ट कोई वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करना चाहती है या तो किसी पर्सन के लिए या फिर किसी डॉक्यूमेंट के प्रोडक्शन के लिए, किसे ऐसे किसी पर्सन को या ऐसे किसी डॉक्यूमेंट के लिए जो कि कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में है, तो हमारे इंडिया की कोर्ट क्या करेगी? उस वारंट को डुप्लीकेट में इशू करेगी और उस कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट के कोर्ट, जज या मजिस्ट्रेट को सेंड करेगी। किस मैनर में? उसी मैनर में जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखा है इस कंसर्न में, और उसके बाद में शेल कॉज द सेम टू बी एग्जीक्यूटेड, और उसके बाद में उसके एग्जीक्यूशन के लिए प्रोसीड करेगी। अब एक चीज मैं यहाँ पे आपको सिंपल सा पूछना चाहूंगा, क्या वारंट हमेशा डुप्लीकेट में होता है? यू जस्ट हैव टू मेंशन इन द चैट बॉक्स यस और नो। क्या वारंट हमेशा डुप्लीकेट में होता है? इज इट कंपल्सरी टू हैव वारंट ऑलवेज इन अ डुप्लीकेट? चैट बॉक्स में आप यस और नो लिखेंगे सिर्फ। एक होता है सम्मन्स, एक होता है वारंट। तो क्या ऐसा जरूरी है कि वारंट हमेशा डुप्लीकेट में होना चाहिए? क्या बात है, मेरी आवाज नहीं जा रही क्या? एक का भी मैसेज नहीं आया? देखिए, सम्मन्स जो है ना, सम्मन्स हमेशा डुप्लीकेट में होते हैं।
अच्छा, ये बात याद रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और उसमें फिर पूछ लिया जाएगा कि इसमें से कौन सी आइटम है जो डुप्लीकेट में होना जरूरी है, या इस संबंध के कौन से एसेंशियल्स हैं। तो संबंध के एसेंशियल्स आप याद करो, उसमें क्या था, इट शुड बी इन राइटिंग, it should be signed by the presiding officer, it should be sealed by the court issuing it, and it should be in duplicate। ये 4 इंग्रेडिएंट्स थे संबंध के। और वैसे भी उसके नाम से याद रख सकते हो, संबंध एंड में एस लगा रखा है, एस यानी कि प्लूरल है, एक बहुवचन है, यानी कि हमेशा डुप्लीकेट में होगा, 2 कॉपी में होगा। लेकिन वारंट वारंट डुप्लीकेट में नहीं होता है इन अ नॉर्मल सेंस। वारंट डुप्लीकेट में सिर्फ तब किया जाता है जबकि किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में वारंट भेजा जा रहा हो, तब हमें वारंट को डुप्लीकेट में भेजना है। अदरवाइज नॉर्मल सेंस में संबंध क्या था, संबंध था इनविटेशन, और वारंट क्या था, वारंट था अथॉरिटी लेटर टू द पुलिस ऑफिसर। तो वारंट कभी भी डुप्लीकेट में नहीं होता है इन द जनरल सेंस, वो बस पुलिस ऑफिसर को दे दिया जाता है एज अथॉरिटी लेटर के ये जिस पर्सन का इसमें लिखा है आप उसको जाके पकड़ सकते हो। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन काफी, और आप लोगों को उसका आंसर सुन के आपको मजा आएगा। ठीक है, आप लोगों को जो भी आता हो, सही गलत जो भी आता हो, आप मैसेज में लिखना जल्दी से। क्वेश्चन ये है कि वारंट जब इशू किया जाता है, क्या ये जरूरी है कि वारंट के अंदर किसी पर्सन का नेम मेंशन किया जाए, जिसे अरेस्ट करना है उस पर्सन का नेम वारंट में मेंशन होना जरूरी है? तो अब मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। वारंट के जो रिक्विजाइट्स हैं, एक्चुअली वारंट का फॉर्म कैसा होना चाहिए, आप सेक्शन 70 को जाके देखना, सीआरपीसी का सेक्शन 70 आप जाके एक बार चेक करना कि वारंट का फॉर्म कैसा होना चाहिए, क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए। वारंट में किसी पर्सन का नेम लिखा होना ज़रूरी नहीं है, बिकॉज आपको ध्यान है कंप्लेंट जो है ना, कंप्लेंट नोन एंड अननोन दोनों पर्सन के लिए फाइल हो सकती है। तो कंप्लेंट जो फाइल होती है, सेक्शन 2D में हमने पढ़ा था, सेक्शन 2D ऑफ सीआरपीसी डिफाइन करता है कंप्लेंट को। तो कंप्लेंट नोन के लिए भी हो सकती है और अननोन के लिए भी हो सकती है। तो इसी तरह से जो वारंट इशू होता है, वारंट नेम स्पेसिफाई करके भी इशू किया जा सकता है, और किसी पुलिस ऑफिसर को वैसे भी इशू किया जा सकता है कि आप उस को सर्च करके और फिर पर्सन को अरेस्ट करके लेके आए, जो भी इसका ऑफेंडर आपको महसूस हो रहा है, जो अक्यूज्ड महसूस हो रहा है। तो वारंट में पर्सन का नेम मेंशन होना जरूरी नहीं, इवन एड्रेस मेंशन होना जरूरी नहीं है। हाँ, अगर पता होगा तो जरूर लिखेंगे, लेकिन ऐसा रिक्विजाइट नहीं है। और सेक्शन 70 को आप इस कंसर्न में जरूर से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपने इस चैप्टर से। उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। सेक्शन 105B सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 में तो हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि जब किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में किसी वारंट को एग्जीक्यूट करना है तो उसी मैनर में एग्जीक्यूट किया जाएगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस कंसर्न में स्पेसिफाई करती है। उसके बाद में सबसेक्शन 2 बताता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड, यानी कि इस संहिता में कुछ दूसरी बातों के रहते हुए भी, इफ इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन कौन करता है, पुलिस ऑफिसर, और एनी इंक्वायरी, इंक्वायरी कौन करता है, मैजिस्ट्रेट, इनटू एन ऑफेंस, an application is made by the investigation officer or any officer superior in rank to the investigating officer, that the attendance of a person who is in any place in the contracting state is required. तो सबसेक्शन 2 में ये लिखा है कि अगर किसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन और ड्यूरिंग एनी इंक्वायरी उस मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि किसी पर्सन को किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से बुलाया जाना है, ठीक है, तो उसके बारे में क्या किया जाए, इन कनेक्शन विद सच इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, और किस कंसर्न में बुला रहे हैं, उस इन्वेस्टिगेशन और उस इंक्वायरी में कुछ सपोर्ट करने के लिए, एंड द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट सच अटेंडेंस इज सो रिक्वायर्ड, और कोर्ट को भी ये बात का पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाती है कि हाँ उस पर्सन को बुलाया जाना इस इन्वेस्टिगेशन में ज़रूरी है। कौन से पर्सन को, ऐसा पर्सन जो कि कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में है,
ऐसा पर्सन जो कि इंडिया में नहीं है बल्कि कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में है, it shall issue a summons or warrant in duplicate against the said person to such court, judge or magistrate in such form as the central government may by notification specify in this behalf to cause the same to be served or executed. तो ऐसी सिचुएशन में सम्मन्स भी इशू किए जा सकते हैं और वारंट भी इशू किया जा सकता है उस पर्सन के लिए, और डुप्लीकेट में इशू होगा और कैसे इशू होगा, कोर्ट, जज और मजिस्ट्रेट ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, और किस मैनर में उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, द मैनर दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्पेसिफाइड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो क्लियर है। सबसेक्शन नंबर 3 पे हम आते हैं। सबसेक्शन नंबर 3 बात करता है वेयर अ कोर्ट इन इंडिया in relation to a criminal matter has received a warrant for arrest of any person requiring him to attend or produce a document or other thing in that court or before any other investigating agency issued by a court, judge, magistrate in contracting state। क्या लिखा है सबसेक्शन नंबर 3 में? अब मान लीजिए इंडिया की किसी कोर्ट ने ऐसा कोई वारंट रिसीव किया है ना, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे कि इस बार वारंट किसने इशू किया है, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट की कोर्ट ने इशू किया है, और रिसीव किसने किया है, रिसीव किया है हमारे इंडिया की कोर्ट ने। तो ऐसी सिचुएशन में फिर क्या होगा, अभी तो सबसेक्शन 1 और 2 में तो हमारी कोर्ट, इंडिया की कोर्ट इशू कर रही थी, अब सेक्शन 3 में क्या हुआ है, द सेम शैल बी एग्जीक्यूटेड as if it is the warrant received by it from another court in India for execution within its local limits। तो उसका एग्जीक्यूशन बिल्कुल सिमिलर इजी तरीके से होगा। कैसा, जैसे कि वो इंडिया की किसी अदर कोर्ट ने भेजा हो, बिल्कुल उसी तरीके से हम इसका भी एग्जीक्यूशन कर देंगे। कौन से वारंट का एग्जीक्यूशन, जो वारंट हमें कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से रिसीव हुआ, उस वारंट का एग्जीक्यूशन भी सेम इजी तरीके से कर देंगे जैसा हमारे इंडिया से मिला हो। हमें जब बाहर भेजना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन और उसके कंडीशंस को ध्यान रखना जरूरी है। बाहर से कोई मिला है अपने को तब इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिंपली इजीली उसको एग्जीक्यूट कर दो। सबसेक्शन 4 देखिए, वेयर अ पर्सन ट्रांसफर्ड टू अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट pursuant to subsection 3 is a prisoner in India, the court in India or the central government may impose such conditions as the court or government deems fit। अब सबसेक्शन 3 में जैसे हमें कोई वारंट मिला और वो किसी ऐसे पर्सन के लिए वारंट मिला है जो पर्सन ऑलरेडी इम्प्रिजनमेंट में है, जो पहले से सजा याफ्ता है, अब ऐसे व्यक्ति को क्या है, हमें भेजना पड़ेगा उस कंट्री में। तो इस कंसर्न में वो कोर्ट या फिर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कंडीशंस इम्पोज कर सकती हैं। किस तरह की कंडीशंस, कि भाई आप इसको फांसी की सज़ा नहीं दोगे क्योंकि ये हमारे यहाँ पे सज़ा काट रहा है, तो अगर आप इसको ना किसी ऑफेंस में पनिशमेंट देते भी हो तो पहले ये हमारे यहाँ की पनिशमेंट आके वापस कंप्लीट करेगा और उसके बाद में आप इसको वहाँ पे पनिशमेंट कंटिन्यू करवाओगे, या फिर आप इसका इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी जब भी कंप्लीट हो जाता है तो आप हमें वापस भेजोगे क्योंकि ये हमारे यहाँ पे क्या है, ये प्रिजनर है। तो ऐसे कुछ कंडीशंस इम्पोज कर सकती है वो कोर्ट और वो सेंट्रल गवर्नमेंट, कब, कि जब किसी ऐसे पर्सन के लिए हमें वारंट मिला है कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से, जो पर्सन ऑलरेडी हमारे यहाँ पे प्रिजनर है, ऑलरेडी इम्प्रिजनमेंट में है, तो उसको हैंडओवर करने से पहले कुछ कंडीशंस कुछ ऐसी इम्पोज की जा सकती हैं उसे हैंडओवर करने से पहले। ठीक है, और आज का लास्ट सबसेक्शन देख लेते हैं, सेक्शन 105B का जो सबसेक्शन नंबर 5 है, वेयर द पर्सन ट्रांसफर्ड टू इंडिया pursuant to subsection number 1 and 2। तो सबसेक्शन नंबर 1 और 2 किससे डील कर रहा था, ऐसे थे जबकि हमारे इंडिया की किसी कोर्ट ने वारंट इशू किया था कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से किसी पर्सन को बुलाने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे यहाँ पे जब कोई पर्सन आया है, is a prisoner in a contracting state, the court in India shall ensure that the conditions subject to which the prisoner is transferred to India are complied with, the such prisoner shall be kept in such custody subject to such conditions of the central government may direct in writing। तो क्या लिख रहा है कि सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में जब हमारी
इंडिया की कोर्ट ने वारंट इशू किया था किसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट को, और उसके कंसर्न में अब उस कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट ने एक उस पर्सन को जिसके अगेंस्ट में वारंट था उसको हमारे पास भेज दिया, ट्रांसफर कर दिया। लेकिन वो पर्सन जिसको उन्होंने ट्रांसफर करके भेजा है वो ऑलरेडी उनके यहाँ पे प्रिजनर था। तो जैसे हमारे पास राइट था कंडीशन इम्पोज करने का, ऐसे ही उनके पास भी राइट है कंडीशन इम्पोज करने का, तो वो भी कंडीशन इम्पोज करके भेज सकते हैं। और अगर उन्होंने ऐसा किया है कि कुछ कंडीशन इम्पोज करके भेजी हैं, तो हमारी इंडियन कोर्ट्स को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि वो कंडीशंस स्पेसिफिकली फुलफिल हों, पूरी तरह से कंप्लाई हों, किसी भी तरह किसी भी दशा में उनको वायोलेट ना किया जाए, जो भी कंडीशंस उस कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट ने उस प्रिजनर के ऊपर लगा के हमारे पास भेजा है। वरना अगर एक बार हम उनको वायोलेट कर देंगे तो अगली बार से वो ट्रीटी खत्म हो जाएगी और फिर हमारा उस कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से कॉन्ट्रैक्ट ही खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर 7A ऑफ CRPC का सेक्शन 105A एंड सेक्शन 105B। ये पूरा चैप्टर रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स विद द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से डील करता है। इसके 2 सेक्शन हमने आज डिस्कस किए हैं, अभी सेक्शन 105L तक के टोटल बाकी हैं, जिसको हम अपने आने वाली 2-3 क्लासेस में कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक किसी के माइंड में किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज CRPC का नेक्स्ट पार्ट हम अपनी कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और जस्ट इसके बाद में सेम लिंक से आप दोबारा से रिज्वाइन कर सकते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए, जिसमें हम सेक्शन 33 से कंटिन्यू करेंगे।